हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। आज हम करने वाले हैं सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु का दूसरा भाग। तो फर्स्ट पार्ट में हमने सूक्ष्मजीवों के प्रकार के बारे में पढ़ा था और कहाँ कहाँ रहते हैं और कैसे हमारे लिए वो मित्रवत हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज उन्हीं से रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक है अब पढ़ते हैं। तो लास्ट हमने पढ़ लिया था कि एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक हमको सूक्ष्मजीवों से मिलता है और किस किस तरह के प्रतिजैविक होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब अगला टॉपिक है आज का वैक्सीन या टीका। ये भी हमको सूक्ष्मजीवों से ही मिलता है। तो वैक्सीन या टीका क्या होता है, इसके बारे में ध्यान से समझते हैं। तो जब भी रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर क्या उत्पन्न करता है, प्रतिरक्षी। ठीक है, उनसे लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है और शरीर को यह स्मरण हो जाता है कि वो सूक्ष्मजीव आएगा दोबारा, अगर हमारे शरीर में उसको किस प्रकार लड़ा जाए। तो जैसे अगर यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराया जाए तो सबसे पहले शरीर की कोशिकाएं क्या करती हैं, प्रतिरक्षी उत्पन्न करती हैं उस रोग कारक जीव के लिए और फिर उसको नष्ट करती है। प्रतिरक्षा मतलब अपने आप की रक्षा करना, और उसके लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं और ये प्रतिरक्षी हमारे शरीर में हमेशा के लिए बन जाती हैं और रोग कारक सूक्ष्मजीव से हमको सदा के लिए सुरक्षा हो जाती है। इसीलिए एक ही बीमारी अगर आपको हो और उसके आपके बॉडी में प्रतिरक्षी उत्पन्न होगी तो दोबारा जल्दी वही बीमारी आपको नहीं होती है। और उसके लिए आगे हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हमारे शरीर में जब वो प्रतिरक्षी उत्पन्न होता है तो इस प्रकार टीका और वैक्सीन, जो वैक्सीन आपको लगता है ना, अलग अलग वैक्सीन लगते हैं। जैसे अभी आपने 2020 में सबने सुना होगा ना, कोरोना वैक्सीन सबको लगा था कोविड में। ठीक है, 2020-21 में जब कोरोना वायरस डिजीज़ आया था कोविड-19, तो उसमें सबको टीके लगे थे। तो वो जो टीका या वैक्सीन वो भी इसी प्रकार कार्य करता है। तो कुछ जैसे हैजा, क्षय रोग, चेचक, हेपेटाइटिस, इन सब बीमारियों को वैक्सीन से रोका जा सकता है। अगर आपने इनके वैक्सीन ले ली हैं तो आपको ये बीमारियां जल्दी नहीं होंगी। सबसे पहले जो वैक्सीन की खोज की थी, सबसे पहली वैक्सीन, वो उसका ध्यान रख लो आप नाम, एडवर्ड जेनर। इन्होंने कौन सी बीमारी के लिए टीके की खोज की थी, चेचक। तो चेचक के लिए एडवर्ड जेनर ने कब 1798 में टीके की खोज की थी। इसके अलावा जब आप अपने आसपास भी देखते होंगे, बचपन में छोटे बच्चों को अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके दिए जाते हैं। ठीक है, और इन टीकों से क्या होता है, बच्चों की रोगों से सुरक्षा होती है और ये टीके अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। और टीके जो हैं वो इंजेक्शन से भी दिए जा सकते हैं, और जैसे कुछ टीके, जैसे पोलियो से बचाने के लिए पोलियो का टीकाकरण जब किया जाता है तो वो किसके रूप में, पल्स पोलियो, जो पहले चलता था आपका पल्स पोलियो रविवार, जिसमें रविवार को बच्चों को ड्रॉप दिया जाता था। तो पोलियो ड्रॉप के द्वारा बच्चों को दिया जाने वाला एक टीका ही होता है। ठीक है, एक वैक्सीन ही होती है। तो पोलियो ड्रॉप क्या करता है, बच्चों में पोलियो होने से बचाता है। इसके अलावा चेचक के विरुद्ध, चेचक जिसे हम स्मॉल पॉक्स या माता भी कह देते हैं बहुत बार, तो चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया और जिसके परिणाम स्वरूप अब अधिकांश भागों में चेचक का उन्मूलन हो गया। उन्मूलन मतलब ख़त्म हो गया है, जड़ से ख़त्म हो गया है। बहुत कम अब चेचक होता है, और होता भी है तो उसको टीके से या दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। पहले बहुत भयानक बीमारी थी एक समय में ये। अब सूक्ष्मजीव की अगर हम बात करें तो सूक्ष्मजीव से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें बहुत सारे मनुष्य और अनेक जंतुओं को बहुत सारे रोगों से बचाया जाता है। तो ये टीके जो सूक्ष्मजीव से हमको मिलने वाला एक और फ़ायदा है। अब नेक्स्ट जो मित्रवत सूक्ष्मजीव की बात करिए, सूक्ष्मजीव हमारे लिए किस तरह फ़ायदेमंद होते हैं, तो ये क्या करते हैं, मिट्टी में उर्वरता में वृद्धि कर देते हैं। जो मिट्टी की उर्वरता या उपजाऊपन है उसमें वृद्धि कर देते हैं। कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल, क्या नीले हरे शैवाल और जीवाणु, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। मतलब उसको अब
नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में बना रहे, 78% है ना, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में, हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। तो ये बना रहे, इसको कंट्रोल कौन करता है? ये नीले हरे शैवाल और जीवाणु। और मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है। संवर्धन मतलब वहाँ पर वो उसको इकट्ठा होता है, जो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन, क्योंकि पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है अलग अलग काम के लिए, और जब मिट्टी में नाइट्रोजन मिलती है तो उर्वरता में वृद्धि होती है, और इसे सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहा जाता है। इसमें सबसे कॉमन जो जीवाणु है जिसके बारे में आपने पढ़ा था, राइजोबियम, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब कुछ नीले हरे शैवाल और बैक्टीरिया, ये आपको दिए हुए हैं, ये नाइट्रोजन स्थिरीकारक। इस बैक्टीरिया का नाम है साइनोबैक्टीरिया या नीले हरे शैवाल। ठीक है, इस बैक्टीरिया का क्या नाम है? साइनोबैक्टीरिया, इसका नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। और इस एक नीले हरे शैवाल को ही कहते हैं। और एक बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन स्थिरीकारक का काम करता है, जो आपको मैंने पहले भी बताया था, वह है राइजोबियम। और शैवाल जो करता है उसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया एक तरह का शैवाल है, बट उसका नाम साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, कि बैक्टीरिया की तरह दिखता है। और एक राइजोबियम नामक जीवाणु है जो नाइट्रोजन स्थिरीकारक होता है। अब इसके अलावा जो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि पर्यावरण की शुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण काम है पर्यावरण की शुद्धि करना। तो बहुत बार आपने देखा होगा कि फल सब्जी के कचरे अगर रखे जाए, गड्ढे में डाले जाए, तो कुछ समय बाद वो किस में परिवर्तित हो जाता है? खाद में। तो अब ये कैसे होता है, इसके बारे में अगर जैसे ये क्रियाकलाप दिया हुआ है कि 2 गमले लो, उसमें मिट्टी आधा भरकर ए और बी आपको चिन्हित करना है। ए में पौधे से का कचरा भरना है, बी में पॉलीथीन, कांच, खाली बोतल, प्लास्टिक के टूटे खिलौने भर देने। 3 से 4 हफ्ते बाद जब आप देखोगे तो गमला ए जिसमें हमने पौधों का कचरा भरा है वो अपघटित हो गया, उसको सूक्ष्म जीवों ने अपघटन कर दिया है। और सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? उसको अपघटित करके, पादप अपशिष्ट का अपघटन करके उसे खाद में बदल देते हैं। और इस प्रक्रिया में जो पोषक और बनते हैं वो पौधों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, और वो दोबारा पौधे के द्वारा उपयोग कर लिए जाते हैं। लेकिन जो गमला बी में जिसमें पॉलीथीन की थैली, कांच की बोतलें ये रखी गई थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म जीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकता। इसके अलावा बहुत बड़ी मात्रा में जो मृत शरीर है, मृत जीव हैं, सड़े हुए पौधे हैं, इन सब को सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। और कैसे? और थोड़ी देर बाद अगर रखे आप देखते हो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है? सूक्ष्म जीव मृत जैविक अवशिष्ट का अपघटन करते हैं। क्या करते हैं? अपघटन। और अपघटन करके उनको सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, और दोबारा से ये पदार्थ जंतुओं और पौधों द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। तो इस तरह से अपघटित करते हैं, ये पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। और इसके साथ साथ वो उसको जो अपघटित करते हैं, तब वो हानिकारक और दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण, मतलब उसको कम से कम करते हैं। और ये इस तरह से हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण करते हैं। तो ये अभी तक हमने पढ़े सूक्ष्म जीवों के क्या क्या फ़ायदे थे। तो अगर एक बार दोबारा से अगर रिपीट कर लें सूक्ष्म जीवों के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो यहाँ से हमने पढ़ा था सबसे पहले मूत्रवत सूक्ष्म जीव में दूध, दही और ब्रेड का बनाना, दूध का भी, दही भी बनाना और ब्रेड बनाना। इसके अलावा और हमने पढ़ा था, पहला फ़ायदा ये हुआ वाणिज्यिक उपयोग में हमने पढ़ा था किण्वन प्रक्रिया, जिसमें अल्कोहल बनाया जाता है। औषधीय उपयोग में प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं सूक्ष्म जीवों की सहायता से। उसके बाद हमने पढ़ा टीकाकरण जब किया जाता है तो टीका भी या वैक्सीन भी किससे बनाया जाता है? सूक्ष्म जीवों से। वैक्सीन के बाद मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, ये हमने पढ़ा। और लास्ट हमने पढ़ा पर्यावरण का शुद्धिकरण। तो टोटल अगर आपसे पूछा जाए सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार फ़ायदेमंद है, तो ये 5-6 पॉइंट्स आप आसानी से लिख सकते हो। अब हम पढ़ते हैं सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक कैसे होते हैं। ठीक है, अब हानिकारक भी होते हैं सूक्ष्म जीव किस प्रकार से? तो बहुत हानिकारक भी होते हैं, क्योंकि कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्यों में, जंतुओं में, पौधों में क्या उत्पन्न करते हैं? रोग, बीमारी उत्पन्न करते हैं। और जो रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव हैं उनको रोगाणु या रोगजनक कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे सूक्ष्म जीव, रोग पैदा करने वाले या रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े और चमड़े की वस्तुओं को भी खराब कर देते हैं। ठीक है,
अब इसी के बारे में अब हम पढ़ते हैं कि रोगजनक या रोग कारक सूक्ष्मजीव कौन कौन से होते हैं। तो मनुष्य में अगर हम बात करें, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव कैसे आ सकते हैं? सांस से, हवा के द्वारा, जब हम सांस ले वहाँ से आ सकता है, जो पानी पीते हैं उसके द्वारा, या जो भोजन हम करते हैं उसके द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति, संक्रमित का मतलब कि कोई व्यक्ति जिसको बीमारी हुई है, तो संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोगों का संचरण हो सकता है। संचरण का मतलब फैल सकते हैं। तो सूक्ष्म जीवों से, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लो। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में किसके वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क, मतलब सीधा उनको संपर्क में आने से फैल सकते हैं, ऐसे रोगों को क्या कहा जाता है? संचरणीय रोग। ठीक है, तो सूक्ष्म जीवों द्वारा, इसको अच्छे से समझ लो, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, उन्हें संचरणीय रोग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हैजा, सर्दी जुखाम, चिकन पॉक्स और क्षय रोग, या जिसे हम टीबी कहते हैं, ये सारे क्या है? संचरणीय रोग। ठीक है, तो संचरणीय रोग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से कर लेना है, संचरणीय रोग और उसके उदाहरण। इसीलिए जब जुखाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो उसमें होता क्या है? बहुत सारे जो विषाणु हैं वो हवा में आ जाते हैं, और जब कोई स्वस्थ व्यक्ति उस हवा को अंदर लेता है तो वो वायरस श्वास के साथ साथ स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसको भी बीमार बना देता है। अब हवा के अलावा पानी और भोजन के और सीधे संपर्क के अलावा कुछ ऐसे कीट और जंतु भी होते हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों, ठीक है, कुछ कीट और जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों को एक जगह से दूसरे जगह, मतलब एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचाते हैं। और ऐसे कीट मतलब कीड़े या जानवर को क्या कहा जाता है? रोग वाहक, जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों को वहन करते हैं। इसका सबसे कॉमन, ये सबसे उदाहरण है घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है, और सबसे अधिक बीमारियां अगर होती है संचरणित होने वाली तो वो घरेलू मक्खी के द्वारा होती है। क्योंकि मक्खी आपको पता है गंदी जगह बैठती है, कूड़े में बैठती है, अपशिष्ट पर बैठती है, और उससे जो रोगाणु है उसके शरीर से चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद जब बिना ढके भोजन पर बैठती है तो उससे रोगाणु का स्थानांतरण संभव हो जाता है। और जब भी कोई व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन, मतलब जो दूषित हो चुका है, तो ऐसे दूषित भोजन करेगा तो उसको बीमार पड़ने की संभावना अधिक हो जाती है। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है ना कि भोजन को हमेशा ढक कर रखना चाहिए और बिना ढके भोजन को नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जैसे मच्छर के द्वारा फैलने वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ जाता है, मादा एनाफिलीज़। मादा एनाफिलीज़ मच्छर भी रोग वाहक का एक उदाहरण है। ये क्या करता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरिया परजीवी, जिससे मलेरिया होता है। और ये क्या है? ये एक प्रोटोजोआ है, जो आपको शुरू में मैंने लिखवाया था प्रोटोजोआ के बारे में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ये एक प्रोटोजोआ है। तो मलेरिया परजीवी का वाहक होता है मादा एनाफिलीज मॉस्किटो। इसके अलावा मादा एडीज़ मच्छर, ठीक है, मादा एडीज़ मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। तो डेंगू का वायरस जो फैलता है वो किसके द्वारा फैलता है? मादा एडीज़ मच्छर। और जो मलेरिया का परजीवी है प्लाज्मोडियम, वो किसके द्वारा फैलता है? वो फैलता है मादा एनाफिलीज मच्छर। और मलेरिया और डेंगू का नियंत्रण करना हो तो आपको मच्छरों से बचाव करना होगा। ठीक है, अब क्योंकि मच्छर आपको पता है कहाँ उत्पन्न होते हैं? जल में, और जल जब इकट्ठा होगा तभी उत्पन्न होते हैं, तो इसीलिए पानी को कहीं भी रुका हुआ नहीं रहने देना चाहिए। जैसे कूलर में, टायरों में, फूलदान वगैरह में, या कोई पुराने कचड़े वगैरह पड़े रहते हैं, टूटा फूटा सामान रहता है, उसके अंदर जब बारिश होती है पानी उसमें इकट्ठा हो जाता है, तो उसमें पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। और हमारे आसपास के जगहों को स्वच्छ और शुष्क, मतलब सूखा करके रखें तो मच्छर पैदा नहीं होंगे। और मच्छर जब पैदा नहीं होंगे तो इससे आपको मलेरिया या डेंगू होने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, अब ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं।
ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है। इससे आपका कम से कम एग्ज़ाम में 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है, इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, अब क्या है ये, इसको देखते हैं। तो ये है आपका सबसे पहले मानव रोग और रोग कारक सूक्ष्म जीव कि किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है और किस तरह से संचरित होते हैं। संचरित मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैसे फैलते हैं और बचाव के क्या उपाय हैं। सबसे पहला है क्षय रोग, ये जिसे हम टीबी भी कहते हैं। तो टीबी किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा, और वायु के से ये फैलता है। और बचाव क्या है कि पूरी तरह से अन्य व्यक्ति से अलग, जो रोगी व्यक्ति हैं उसको अन्य व्यक्तियों से अलग रख देना चाहिए। खाने पीने की वस्तुओं जैसे जिस गिलास में पानी पिए उसको अलग रखा जाए, जिसमें खाना खाए उसको अलग रखा जाए, और उचित समय पर टीकाकरण सभी का हो जाना चाहिए, तब ये चीज़ें नहीं फैलती। तो सबसे पहला है क्षय रोग, ये होता है जीवाणु से। फिर है मीजल्स या खसरा जिसे हम कहते हैं, ये भी वायरस के थ्रू होता है और ये भी वायु के द्वारा संचरित है। अधिकतर जो बीमारियां संचरित होने वाली हैं वो वायु के द्वारा ही फैलती हैं। चिकन पॉक्स, ये भी वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी है या विषाणु के द्वारा, ये या तो वायु या सीधे संपर्क में आके फैल जाती हैं। पोलियो वायरस के द्वारा होने वाले हैं और ये भी वायु अथवा जल के द्वारा एक स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। और अगर आपसे एक और पूछा जाए कोरोना वाला, तो कोरोना वायरस जो है, कोरोना डिजीज़ जो है, वो भी वायरस के द्वारा होता है और वो भी वायु अथवा सीधे संपर्क से फैल सकता है। इसीलिए अगर किसी को कोरोना हो जाता तो अलग रख देते ना। जैसे एक क्या नाम दिया गया था, आप लोगों ने सुना होगा, क्वारंटीन नाम दिया गया था, तो उसे क्वारंटीन कर दिया जाता था। क्वारंटीन का मतलब होता है अलग कर देना। ठीक है, अब है कि जीवाणुओं से ऐसे होने वाले रोग और उसका कैसे संचरित होता है। जैसे हैजा जीवाणु से होता है और जल और भोजन, ठीक है, जल और भोजन के द्वारा फैलता है। और इसमें अगर आप स्वच्छ भोजन करो और अच्छी आदतों को अपनाओ, पके हुए भोजन और उबला हुआ पानी पियो, टीकाकरण करो, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। टाइफाइड भी पानी के द्वारा फैलता है और किसके से होता है? इसका सूक्ष्म जीव कौन है? जीवाणु। ठीक है, फिर हेपेटाइटिस ए, ये वायरस के द्वारा होने वाला है और जल के द्वारा फैलता है। इसीलिए हमको साफ पीने का जल करना चाहिए और टीकाकरण कर लिया जाए तो हेपेटाइटिस ए नहीं होता। अब है मलेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ जाता है। मलेरिया अभी हमने पढ़ा, इसका रोग कारक क्या है? प्रोटोजोआ, जिसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम, अभी हमने पढ़ा ना ऊपर। और किसके द्वारा फैलता है? मच्छर के द्वारा। तो अगर इससे बचना है तो मच्छरदानियों का प्रयोग करना होगा, मच्छर भगाने वाले रसायन जैसे कॉइल वगैरह का प्रयोग करना होता है। कीटनाशक का छिड़काव देखते होगे ना, धुआं वगैरह का किया जाता है मच्छर मारने वाले। और जहाँ मच्छर का प्रजनन हो रहा है, जहाँ मच्छर बढ़ रहे हैं, वहाँ से रोकने के लिए जल को एकत्रित नहीं होने देना। तो ये सब बचाव हम कर सकते हैं जिससे हमको मलेरिया नहीं हो पाएगा, ये फैलेगा नहीं। तो ये सारे रोग और उसके फैलने के कुछ और रोकने के कुछ उपाय थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से समझ लो। ये तो था मनुष्यों में। अब है जंतुओं या जानवरों में अलग अलग रोग कारक जीवाणु, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सूक्ष्म जीव सिर्फ मनुष्यों या पौधों में ही नहीं, बहुत सारे दूसरे जंतुओं में भी रोग पैदा करते हैं। ठीक है, और ये जो रोग पैदा करते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक है आपका सबसे पहला एंथ्रेक्स रोग। एंथ्रेक्स रोग जीवाणु में होता है, ये मनुष्य में भी होता है और मवेशी मतलब जो जानवर, गाय भैंस जो हम पालते हैं उनको मवेशी कहते हैं ना। ये होने वाला भयानक रोग है एंथ्रेक्स, और ये किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। और इसमें गाय के खुर और मुंह का रोग, ठीक है, एंथ्रेक्स होता है जीवाणु के द्वारा। और गाय में एक रोग होता है जिसे हम कहते हैं खुर एवं मुंह का रोग, ये किसके द्वारा फैलता है? वायरस के द्वारा। तो जानवरों में एंथ्रेक्स फैलता है जीवाणु के द्वारा और मुंह और खुर का रोग फैलता है वायरस के द्वारा। और एंथ्रेक्स की सबसे पहले खोज की थी वैज्ञानिक रॉबर्ट कॉच ने, और 1876 में। और किस जीवाणु से होता है? उस जीवाणु का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। क्या नाम है? बैसिलस एंथ्रेसिस। और ये एंथ्रेक्स रोग का कारक होता है, इसकी खोज की थी रॉबर्ट कॉच ने। ये है जंतुओं में होने वाले। तो जंतुओं में दो आप ध्यान रख लो, एंथ्रेक्स और खुर एवं मुंह का रोग। खुर एवं मुंह का रोग होता है वायरस के द्वारा, एंथ्रेक्स रोग होता है किसके द्वारा?
जीवाणु के द्वारा। और किस जीवाणु के द्वारा, यह भी हमने पढ़ा, बैसिलस एंथ्रेसिस। अब है पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। अब अनेक सूक्ष्म जीव जो है वो गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब, इन सब में भी रोग के कारक होते हैं। और रोग जब होता है तो क्या होता है, फसल की उपज में कमी आ जाती है। ठीक है, कुछ रसायन का प्रयोग करके, जैसे कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, इन सब से सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अब देखते हैं किस तरह के पादप रोग होते हैं। अभी मैंने मनुष्य के रोग पढ़ा, पादप के ये 3 रोग हैं, इसको अच्छे से समझ लो। सबसे पहला है नींबू कैंकर। नींबू कैंकर कहाँ, नींबू में होता है, और ये इसका किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है, ये जीवाणु के कारण होता है। और फैलता कैसे है, वायु के द्वारा। गेहूं का रस्ट, रस्ट किसके द्वारा होता है, गेहूं का कवक के द्वारा, और ये वायु के द्वारा फैलता है, और जो संक्रमित बीज है उसके द्वारा। तीसरा है भिंडी की पित्त। भिंडी की पीत जो है वो वायरस के द्वारा होती है, और कीट या कीड़ों के द्वारा फैलती है। तो ये 3 बीमारियां पादप रोग के अच्छे से आप ध्यान कर लो। तो पादप और मनुष्य और जंतु तीनों के रोगों के और सूक्ष्म जीव ये आपको अच्छे से समझ लो। अब है खाद्य विषाक्तन। खाद्य विषाक्तन, ये जिसे हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग। तो बहुत बार क्या होता है कि आप पार्टी वगैरह में जाओ, खाना खाओ, और घर आने पे देखते होगे कि उल्टी होने लगती है। ठीक है, और जब हॉस्पिटल ले जाता है तो डॉक्टर कहता है फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन हो गया है। तो अब क्या होता है, अब आप अगर बहुत बार क्या होता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा अगर आप खाना काफ़ी देर तक छोड़ दो, बना हुआ खाना, तो वो क्या होता है, संदूषित हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और ख़राब होने के कारण उसमें सूक्ष्म जीव उसको विषाक्तन, जिसे हम कहते हैं खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में विषैले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं सूक्ष्म जीव। तो हमारे भोजन में विषैले पदार्थ उत्पन्न हो जाना, सूक्ष्म जीवों के द्वारा भोजन को खराब करके विषैले पदार्थ उत्पन्न कर देना, क्या कहलाता है, खाद्य विषाक्तन। और ये भोजन को क्या, अगर उसमें सूक्ष्म विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं तो उसे विषाक्त बना देते हैं। अब जहरीले का मतलब ये नहीं, इतना जहर नहीं है कि आदमी मर जाएगा, लेकिन वो पेट को खराब कर सकता है, भयंकर रोगी भी हो सकता है, और कुछ कुछ केसेस में मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, इसीलिए हमको भोजन को संदूषित या ख़राब होने से बचाना चाहिए। या तो गर्म जगह पे नहीं रखना चाहिए, ठंडी जगहों पे रखना चाहिए। और ज़्यादा खाना अगर ख़राब लगे आपको, उसमें से स्मेल आए, तो आप उसको खाने से बचना चाहिए। पुराना सड़ा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। अब है खाद्य परिरक्षण। अब अगर आपको खाने को बचाना है तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो खाद्य परिरक्षण में हमको जो भोजन, पके हुए भोजन को घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, या खुले एवं नम स्थान पर, जैसे ब्रेड आपके ख़राब हो जाते हैं तो उस पर कवक आक्रमण कर देते हैं, उस कवक का क्या नाम है, राइजोपस। तो उसको कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। अच्छा, जो संदूषित भोजन है या ख़राब भोजन है, उससे दुर्गंध आने लगती है और स्वाद भी खराब हो जाता है और रंग रूप भी परिवर्तन आ जाता है। तो क्या संदूषित होना एक रासायनिक अभिक्रिया है? बिल्कुल रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है कि अगर आप कोई फल वगैरह खाओ तो कुछ दिन अगर आप उसे वही रखे रहो तो देखते हो क्या हो, वो सड़ जाते हैं। और क्यों सड़ जाते हैं? क्योंकि वो संदूषित हो जाता है, उसमें जीवाणु या जो सूक्ष्म जीव है उसको ख़राब कर देते हैं। लेकिन अचार अगर आप देखो, आम का अचार काफ़ी समय तक ख़राब नहीं होता। तो ऐसा क्या होता है आम के अचार में जो आपका ख़राब नहीं होता? तो इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, कि खाद्य परिरक्षण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला एक उपाय है रासायनिक उपाय। रासायनिक उपाय में क्या होता है कि नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। अब जैसे खाने वाला तेल है, उसको अगर आप किसी के अंदर रखो तो जल्दी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि वो क्या करता है, वायु से संपर्क ख़त्म कर देता है। और वायु से संपर्क ख़त्म करने पर सूक्ष्म जीव उसमें उत्पन्न नहीं हो पाते। इसी वजह से अगर आप खाद्य तेल किसी में अचार में देखते हो ना, तेल से हम भर के रखते हैं तो वो ख़राब नहीं होता। और अगर आप नमक वाली चीज़ों में भी वो सूक्ष्म जीव ग्रो नहीं करते हैं। तो ऐसे सामग्री जिससे सूक्ष्म जीव की वृद्धि रोकी जा सकती है, इन्हें क्या कहते हैं, परिरक्षक। तो नमक और खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। इसके अलावा एक है सोडियम बेंजोएट और सोडियम
बाईसल्फाइड, ये सामान्य परिरक्षक है। तो दो परिरक्षक जिसका नाम है, एक का नाम है सोडियम बेंजोएट, एक है सोडियम मेटा बाईसल्फाइड। और इसका इस्तेमाल जैम और स्क्वैश बनाने में किया जाता है। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाईसल्फाइड, इसका उपयोग किस में किया जाता है? जैम, जो ब्रेड के साथ खाते हो ना आप, जैम और स्क्वैश बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। अब है नमक के द्वारा परिरक्षण। बहुत सारी चीज़ों को अगर आप उसमें नमक मिला के रखो तो वो चीज़ें खराब नहीं होती। तो नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए किया जाता है। लंबे समय तक अगर उसको रखना है तो नमक में डाल के रखते हैं, और उससे क्या होगा? जीवाणु की वृद्धि नहीं होगी, और उस वृद्धि को रोकने के लिए मांस एवं मछली को सूखे नमक से ढक दिया जाता है। इसके अलावा नमक का उपयोग आंवला, आम और इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। फिर है चीनी के द्वारा परिरक्षण। जो जैम, जेली और स्क्वैश है उसमें हम चीनी मिला देते हैं, और चीनी का प्रयोग खाद्य पदार्थ में क्या होता है? नमी को कम कर देता है, और जब नमी की कमी हो जाती है तो जीवाणुओं की वृद्धि नियंत्रित हो जाती है। तीसरा है तेल एवं सिरके के द्वारा परीक्षण। तो परिरक्षण का तीसरा उपाय है तेल एवं सिरका। जो खाने वाला तेल है या सिरका है उसका उपयोग करके भी आप अचार को ख़राब होने से बचा सकते हो। तो अचार में हम सिरका डालते हैं, तेल डालते हैं, और क्यों? ताकि उसको ख़राब होने से बचाया जा सकते, क्योंकि सिरके में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते। सब्जियां, फल और मांस का परिरक्षण हम इसके द्वारा कर सकते हैं। फिर है गर्म एवं ठंडा करना। तो बहुत बार अगर आप दूध वगैरह को देखो तो दूध आप मार्केट से लाते हो तो उबाल कर रखते हैं ना, उबाल कर रखने से क्या, उसके अंदर के सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, और नष्ट होने के बाद वो हम उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, तो उसको कम ताप जो है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। अब लेकिन अगर आप देखो जो थैलियों में आने वाला दूध है, क्या वो ख़राब होता है या वो जल्दी ख़राब नहीं होता? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो दूध पाश्चरीकृत दूध होता है। अब पाश्चरीकृत दूध क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है। जो पैकेट में दूध आता है बिना उबाले भी उसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इन दूध में सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं, ये सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। सबसे पहले दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है, और अचानक फिर एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण कर लिया जाता है। ऐसा करने से सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, उनकी वृद्धि रुक जाती है। और इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी? लुई पास्चर। लुई पास्चर ने एक और चीज़ की खोज की थी, किण्वन की, क्योंकि इस प्रक्रिया की भी खोज लुई पास्चर ने की थी, और इसीलिए इसका नाम पाश्चरीकरण कहते हैं इस प्रक्रिया को। और दूध के थैलियों पे आप देखो तो उस पर लिखा होता है पाश्चरीकृत दूध। अब है भंडारण एवं पैकिंग। तो मेवे और सब्जियों को वायुरोधी सील कह सकते हो ना, उसमें से हवा निकाल लिया जाता है और फिर पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीव की सुरक्षा होती है, उसमें सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। वायु अगर नहीं रहेगा तो ख़राब नहीं होगा। मेवे वगैरह का देखते हो कि आप एयर टाइट कंटेनर में या उसमें से वैक्यूम बना के हवा उससे निकाल दिया जाता है और तब उसको पैकिंग की जाती है। अब अगला है हमारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो आपने क्लास 6 में और 7th में पढ़ा होगा कि राइजोबियम नामक जीवाणु, जो कि दलहन, जो दाल वाले पौधे होते हैं उनमें होता है, और ये क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। ये दलहन, ये लेग्यूम, जैसे हम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में होता है, जड़ों में, और मटर में होता है, सेम में होता है, और कभी कभी विद्युत द्वारा नाइट्रोजन का भी स्थिरीकरण होता है। इसके अलावा विद्युत के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर क्यों रहती है, अब इसके बारे में अब हम समझते हैं। तो ये देख रहे हो, इस तरह से लेग्यूम के पौधे जो हैं, ये ग्रंथिकाएँ जो हैं जड़ की, यहाँ पर क्या होते हैं? राइजोबियम नामक जीवाणु, और इस यहाँ से वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अब नाइट्रोजन चक्र के बारे में हम पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन कैसे वायुमंडल में हमेशा एक समान रहता है। अब आपको पता है नाइट्रोजन हमारे वायु में कितना है? 78% नाइट्रोजन है हमारे वायु में, यह सबने पढ़ा है, ठीक है। लगभग 21% ऑक्सीजन है और 78% क्या है? नाइट्रोजन गैस है। और नाइट्रोजन सभी जीवों के लिए आवश्यक है, प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक है, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, ठीक है। इसके अलावा इन सब में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु
वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे सीधे नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते प्लांट। और इसी वजह से मिट्टी में जो जीवाणु और नीले हरे शैवाल, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया नाम देखा था ना, अभी पढ़ा था हमने, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। और जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा, जड़ के द्वारा ये मिट्टी से ले लेते हैं। और इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। फिर है पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु, उनसे प्रोटीन और बाकी नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन का उपयोग होता है। अब जब पौधों और जंतु की मृत्यु हो जाती है तो फिर जो मिट्टी के अंदर जीवाणु उपस्थित होते हैं या कवक उपस्थित होते हैं, वो नाइट्रोजन अपशिष्ट हैं उसको नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, जो फिर पौधों के द्वारा दोबारा उपयोग हो जाता है। और कुछ जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में भी परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। तो इस तरह से नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में स्थिर रहता है। अब इस डायग्राम के थ्रू समझो आप। तो जैसा अभी हमने देखा कि पौधों के द्वारा, अब सबसे पहले मिट्टी में नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन की यौगिक मिट्टी में है। तो सबसे पहले मिट्टी में जो उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक हैं वो जीवाणु, अब इसमें देखो, ये पौधों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और फिर पौधों को जंतु खाते हैं और फिर उत्सर्जित करते हैं, या तो उत्सर्जन के थ्रू नाइट्रोजन निकालते हैं। जब जीवों की मृत्यु होती है तब नाइट्रोजन अपशिष्ट जो है सूक्ष्म जीवों के द्वारा उसको अपघटित कर लिया जाता है। इसके अलावा जो मिट्टी में नाइट्रोजन उपस्थित है, जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को सीधे सीधे नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं और फिर ये वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन आ जाता है। कितना? 78% नाइट्रोजन, ठीक है। और कुछ नाइट्रोजन तड़के के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी होता है, और तड़के के द्वारा, जो तड़का कभी कभी आता है ना, जो बिजली गिरती है, उसके द्वारा भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। और वायुमंडल नाइट्रोजन को नीले हरे शैवाल और जीवाणुओं के द्वारा स्थिरीकरण किया जाता है, और जीवाणु के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करके मिट्टी में मिलाया जाता है। फिर मिट्टी से पौधे लेते हैं, पौधों को जंतु खाते हैं, जंतु जब मरते हैं तब वो दोबारा से मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन का चक्र बना रहता है और हमारा वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% बना रहता है, ठीक है। और बहुत ही ज़रूरी है ये बने रहना। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। और अब अगले पार्ट में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम करेंगे।